नमस्कार, मेरा नाम है पंकज अमन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अमन लाइफ साइंस अकेडमी। ये पूरी की पूरी वीडियो लेक्चर जो है वो फुल्ली डेडिकेटेड है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि CSIR नेट, IIT JAM, गेट और MSc एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं। ये हमारा जो वीडियो सीरीज है आज का, उसमें हम लोग जो देखेंगे वो होगा सेल साइकिल और उसके चेक पॉइंट्स के बारे में। ये पहला लेक्चर होगा। दूसरा लेक्चर हमारा होगा सेल साइकिल रेगुलेशन का, और तीसरा जो लेक्चर होगा वो सेल साइकिल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे, चाहे वो CSIR नेट के हों, गेट के हों, जैम के हो या MSc एंट्रेंस के हो, वो सारी की सारी हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। तो इस सेल साइकिल और चेक पॉइंट्स के लेक्चर को शुरू करते हैं। कहते हैं कि सेल साइकिल क्या है, सबसे पहले ये समझना है। When a cell is reproduced by performing an ordered sequence of events in which it duplicates its content and then divide into two daughter cells, this cycle of duplication and division is known as cell cycle. यानी का पूरा मतलब ये है कि सेल साइकिल क्या है। ये जब कोई सेल रिप्रोड्यूस करता है बाय परफॉर्मिंग ए सीक्वेंस ऑफ इवेंट, एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट को परफॉर्म करके जब कोई सेल डिवाइड करता है तो क्या कहलाता है, वो क्या करता है, अपने पूरे के पूरे कंटेंट्स को या अपने जितने भी सेल साइकिल के अंदर एंजाइम्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं कि डुप्लीकेट होते हैं, यानी कि ये डबल होते हैं, कंटेंट जो होते हैं वो डबल करते हैं। ठीक है। उसके बाद आफ्टर डुप्लीकेशन ऑफ कंटेंट्स वो क्या होता है, वो सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है। ठीक है। अब ये जो ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, चाहे वो कंटेंट के डुप्लीकेशन के हो या कंटेंट ये सेल के पूरे डिवीजन के हो, यही पूरा का पूरा आपका सेल साइकिल कहलाता है। ठीक है। अब देखते हैं कि ये सेल साइकिल, आप देखिए यहाँ डायग्राम में आपको दिख रहा है कि फर्स्ट जो इवेंट है उसमें क्या होता है कि सेल का ग्रोथ होता है और क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन होता है। क्या होता है, सेल का ग्रोथ और क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन। ये जो इवेंट होता है वो आपका G1 NS में होता है। ठीक है। और उसके बाद ये ऐसा कह सकते हैं कि सेल की ग्रोथ कंटिन्यू रहती है आपको G2 फेज तक। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही सेल M फेज में आता है, आपको जैसे ही सेल M फेज में आता है, M फेज में आने के बाद सेल क्या करता है, सेल के अंदर जो भी कंटेंट्स डुप्लीकेटेड हुए हैं, यानी कि क्रोमोसोम जो है वो रेप्लिकेटेड हुआ है, वो डबल क्रोमोसोम जो है वो C से 2C जो कंटेंट हुआ है उसमें क्रोमोसोम्स का फॉर्म लेगा, यानी कि जो भी DNA है वो कॉम्पैक्ट होंगे, क्रोमोसोम बनेगा। उसके बाद उस क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन होगा। ये कब होगा, M फेज में होगा। यानी कि M फेज में क्या होगा, दोनों जो क्रोमोसोम्स होंगे वो सेग्रीगेट कर जाएंगे। यानी कि इस M फेज में आप जानते हैं, इस M फेज को जनरली 4 भागों में डिवाइडेड किया गया है: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। ये 4 भागों में। तो एक बहुत ही यूनिक इवेंट होता है मेटाफेज टू एनाफेज ट्रांजिशन। इस दौरान क्या होता है, क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन होता है। यानी कि ये जो क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन है ये क्या है, मेटाफेज टू एनाफेज जो है, मेटाफेज से एनाफेज के दौरान होता है। ठीक है। अब जब ये पूरी की पूरी जब माइटोसिस कंप्लीट होने पे आएगी तो सेल के अंदर साइटोकाइनेसिस होगा। यानी कि ये सारा का सारा जो प्रोसेस हो रहा था साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में हो रहा था, एंड देन अब सेल ग्रो कर चुका है, अब वो सेल डिवाइड होगा। यानी कि ये जो हमारा तीसरा जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सेल डिवीजन का है। यानी कि सेल क्या करेगा, साइटोकाइनेसिस करेगा। ठीक है। ये साइटोकाइनेसिस शो करेगा, और देन जैसे ही साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होगा ये सेल 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि सेल साइकिल जो है मोस्ट ऑफ द यूकैरियोट्स का क्या कहता है कि डिवाइड इनटू 4 डिस्क्रीट फेजेज, 4 अलग अलग फेजेज में डिवाइडेड है। पहला जो आपका फेज है G1, फिर S, फिर G2, फिर M फेज। अब शुरू करते हैं हम लोग G1 फेज से। ये जो G1 फेज है आपको यहाँ दिख रहा है G1 फेज। इस G1 फेज में सारी की सारी प्रिपरेशन होती है ताकि इस फेज में आपको डीएनए का रेप्लिकेशन
हो सके। ठीक है, यानी कि G1 फेज के बाद S फेज आएगा। तो G1 फेज की जितनी भी एंजाइम्स हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि जीवन में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, तो उस रेप्लिकेशन की सारी तैयारी आपको एस फेज में की जाएगी। जब एस फेज आएगा तो डीएनए की रेप्लिकेशन की जाएगी और रेप्लिकेशन के बाद आपको G2 फेज आएगा। ठीक है, तो G2 फेज में जाने के बाद यानी कि ये जो है वो पूरी की पूरी G2 फेज में जाएगा। G2 फेज में जाने के बाद वहां पे पूरी की पूरी चेकिंग होगी कि क्या रेप्लिकेशन सही ढंग से हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो फिर आपको G2 फेज से M फेज में ट्रांसफर किया जाएगा। और M फेज में माइटोसिस होता है, यानी कि M फेज को ही जानते हैं कि माइटोटिक फेज। ठीक है, इस माइटोटिक फेज में न्यूक्लियर डिवीजन होता है। न्यूक्लियर डिवीजन कहने का मतलब है कि कंटेंट्स जो डबल्ड हुए हैं उनको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ये होता है M फेज के अंदर। एंड लास्टली ये साइटोकाइनेसिस कंप्लीट करता है, यानी कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। पहले न्यूक्लियस का डिवीजन एंड देन फॉलोड बाय साइटोप्लाज्म का डिवीजन। यानी कि इस तरह से बात करें तो सेल को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। इस सेल साइकिल को 2 भागों में, पहला जो फेज है वो है आपका इंटरफेज। ठीक है, एंड द सेकेंड फेज इज एम फेज। दिस इंटरफेज कंटेन्स G1, S and G2 phases, but M phase contains माइटोटिक फेज कंटेन्स M phase। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम माइटोसिस, साइटोकाइनेसिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ M phase। ठीक है, अब सेल साइकिल कंट्रोल सिस्टम के बारे में अगर हम देखें तो सेल साइकिल कंट्रोल सिस्टम क्या कहता है कि कोई भी सेल साइकिल जब होता है तो बहुत ही कंट्रोल्ड वे में होता है। अगर कोई भी सेल साइकिल अगर कंट्रोल्ड वे में नहीं हो रहा है, यानी कि अनकंट्रोल्ड वे में हो रहा है, तो वो ट्यूमर का फॉर्मेशन करेगा। तो शुरू करते हैं, यानी कि सेल साइकिल जो होता है वो शुरू होता है आपको G1 फेज से। G1 फेज में सारी की सारी तैयारियां होती हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन की सारी तैयारियां होती हैं। तो इस तरीके से कहें कि आपको डीएनए रेप्लिकेशन में सबसे पहला काम क्या होता है कि ओरिजिन जहां से रेप्लिकेशन की शुरुआत होगी उसका आइडेंटिफिकेशन होना, यानी कि उसका पहचान होना। उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही पहचाना जाएगा, यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो ORC जिसको बोलते हैं या ORC जिसको हम लोग बोलते हैं, वो आइडेंटिफाई होगा। आइडेंटिफाई होने के बाद आपको उस पर डीएनए हेलिकेज की लोडिंग होगी, यानी कि ये सारी की सारी जो डीएनए हेलिकेज का लोडिंग जो होगा या डीएनए हेलिकेज का जो लोडिंग है वो आपको लेट M फेज या अर्ली G1 फेज में होता है। यानी कि सबसे पहले क्या होगा, हेलिकेज का लोडिंग। ठीक है, ये हेलिकेज लोडिंग जैसे हुआ, यानी कि दिस हेलिकेज लोडिंग कैन टेक्स प्लेस कैसे ये टेक्स प्लेस होता है आइदर लेट M फेज, आप ऐसे कहिए टेक्स प्लेस इन आइदर लेट M फेज और अर्ली G1 फेज। ये आया हुआ CSIR का क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला CSIR का क्वेश्चन हमें यहां मिल गया। जैसे हेलिकेज की लोडिंग होगी उसके बाद रेप्लिकेशन एंजाइम्स की सिंथेसिस होगी, तो ये सारा का सारा ये G1 फेज में कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें कंप्लीट होने के लिए आपको ध्यान रखिएगा, आपको ये G1 फेज में 2 चेक पॉइंट्स मिलते हैं। चेक पॉइंट्स की अगर बात करें तो सेल साइकिल जब भी प्रोग्रेस करता है एक फेज से दूसरे फेज में तो चेक पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है, यानी कि चेक पॉइंट्स आपको मिलेगा। तो पहला जो चेक पॉइंट मिलता है इसको हम लोग बोलते हैं G1 चेक पॉइंट। इसको क्या हम लोग बोलते हैं, G1 चेक पॉइंट। इस G1 चेक पॉइंट पे आपको जो मिलता है CDK 4 या 6 भी मिल सकता है, आपको साइक्लिन D मिलेगा आपको। ठीक है, यानी कि ये पहला चेक पॉइंट जब पार कीजिएगा, जब सारे के सारे एंजाइम्स वगैरह जो है वो सिंथेसाइज हो जाएंगे, यानी कि साइक्लिन D और CDK जो होंगे, मोस्टली साइक्लिन और CDK 4-6 या साइक्लिन D जो होंगे अगर सिंथेसाइज हो जाते हैं तो आप इजीली इस चेक पॉइंट को पार कर सकते हैं। जैसे ही सेल G1 चेक पॉइंट को पार करेगा उसको एक और चेक पॉइंट मिलेगा, ठीक है ना, बिफोर एंटरिंग द S फेज। ठीक है ना, उस चेक पॉइंट को हम लोग बोलते हैं G1S चेक पॉइंट। हम लोग उसको बोलते हैं G1S चेक पॉइंट। अब ये G1S चेक पॉइंट जो होता है, ये G1S चेक पॉइंट जो है आपका G1S
चेक पॉइंट जो है, ध्यान दीजिएगा, ये दो डिफरेंट नाम हैं। जैसे कि यूकैरियोट्स में जो है, अगर हम बात करें स्टार्ट, एक वर्ड आता है स्टार्ट, यानी कि ईस्ट के अंदर जो है, ईस्ट के अंदर हम लोग क्या बोलते हैं इसको, स्टार्ट, और रेस्ट्रिक्शन पॉइंट बोलते हैं हम लोग इसको मैमल्स के अंदर में, मैमल्स के अंदर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे ही जीवन इस चेक पॉइंट पे पार करने की बात आएगी, तो यहां भी कुछ साइक्लिन और सीडीके जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। आप जानते हैं साइक्लिन ई और सीडीके 2, ये साइक्लिन ई और सीडीके 2 यहाँ इन्वॉल्व होते हैं। जैसे साइक्लिन ई सीडीके 2 का एक्सप्रेशन होगा, ये जीवन एस चेक पॉइंट पार करेगा। यानी कि ये जो स्टार्ट पॉइंट है या आप रिस्ट्रिक्शन पॉइंट कहिए, दोनों अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग नाम है। इसको एनवायरमेंट फेवरेबल होगा, यानी कि जब जैसे ही आपको ग्रोथ फैक्टर्स मिलना होंगे, ये सारे के सारे साइक्लिन और सीडीके का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा और सेल साइकिल प्रोग्रेस कर जाएगा। जैसे ही जीवन इस चेक पॉइंट पार करता है, आपको इस फेज में आएगा। इस फेज में आपको पूरी की पूरी एंजाइम्स की सिंथेसिस होगी, एंजाइम्स की सिंथेसिस तो जीवन फेज में हो जाएगा। डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होने के बाद ये एस चेक पॉइंट पार करेगा। यहाँ पे एक और एस चेक पॉइंट पार होगा। यानी इस एस चेक पॉइंट का मतलब है कि क्या डीएनए प्रॉपर्ली रेप्लिकेट हो पाई है, इसको मतलब यहाँ पे चेक किया जाता है। यानी कि यहाँ पे जो होता है उसको कंप्लीट हम लोग बोलते हैं एस चेक पॉइंट। ठीक है, ये एस चेक पॉइंट जो होता है, इसके अंदर जो होता है साइक्लिन ए और सीडीके 2 और 1 भी होता है। ठीक है, ये जैसे ही चेक पॉइंट को पार करता है, आपको यहाँ पे पूरी पूरी जीवन में फिर से ग्रोथ, यानी कि जी का मतलब क्या होता है, गैप फेज, यानी कि इसमें क्या होगा, फिर से ग्रोथ कंटिन्यू रहेगा। यानी कि जीवन फेज में, G2 फेज में आपका क्या रहेगा, ग्रोथ कंटिन्यू। ठीक है ना, कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, जैसे ही ग्रोथ कंटिन्यू रहेगा आपका, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही ग्रोथ कंटिन्यू रहेगा आपका, ये यहाँ पे एक चेक पॉइंट मिलता है, इसको हम लोग बोलते हैं G2 to M चेक पॉइंट। कई बार आपको G2 चेक पॉइंट बोलने को मिलेगा, लेकिन ऐसी कुछ रियलिटी नहीं होती है G2 चेक पॉइंट की। बहुत सारी जगह पे आप G2 चेक पॉइंट पढ़िएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि G2 to M चेक पॉइंट। अब ये G2 to M चेक पॉइंट क्या कहता है, ये समझिए। G2 to M चेक पॉइंट जो होता है वो होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, साइक्लिन बी सीडीके 1, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, एम चेक पॉइंट भी, मतलब या इसको ऐसे बोलिए, इसको और बोलिए G2 to M चेक पॉइंट ही बोलते हैं इसको। ठीक है, जैसे ही साइक्लिन बी और सीडीके 1 का सिंथेसिस हुआ, ये G2 to M ट्रांजिशन होगा, यानी G2 से M की तरफ जाएगा सेल साइकिल। यहां पे भी चेकिंग होती है कि क्या डीएनए प्रॉपर्ली रेप्लिकेट हुआ है, एनवायरमेंट फेवरेबल है, तब जाके वो एंटर करता है माइटोसिस फेज में। जैसे माइटोसिस फेज में एंटर किया, आप जानते हैं माइटोसिस फेज इज ऑलरेडी डिवाइडेड इनटू प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जैसे ही ये इसमें एंटर किया, आपको एम चेक पॉइंट में पहले प्रोफेज पार करेगा, फिर एम फेज, फिर एम फेज से ए फेज के, यानी कि मेटाफेज से एनाफेज जो ट्रांजिशन है, जो कि आपको एपीसी सी के द्वारा मेडिएटेड होता है, CDC20 एपीसी सी उसके द्वारा मेडिएटेड होता है। यानी कि हम आपको अगर ऐसे बताएं तो आप यहाँ समझिए कि मेटाफेज टू एनाफेज ट्रांजिशन इज कॉज्ड बाय एपीसी सी CDC20। ठीक है, ये हो गया आपका। अब ध्यान से सुनने वाली बात ये है कि जैसे ही एम फेज में जाएगा, क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन के लिए प्लानिंग होने लगेगा, यानी कि प्रोफेज में जाएगा, स्पिंडल अटैचमेंट होने लगेगा। मेटाफेज तक जाते जाते पूरी अच्छे तरीके से स्पिंडल अटैच हो जाएंगे क्रोमोसोम्स पे।
अब मेटाफेज से एनाफेज ट्रांजिशन हो गया, यानी कि मेटाफेज टू एनाफेज ट्रांजिशन इज मेडिएटेड बाय एपीसीसी CDC20। वो हम सारी की सारी डिटेल बताएंगे जब रेगुलेशन बताएंगे। अब क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। अब क्रोमोसोम्स दोनों पोल की तरफ सेग्रीगेट होंगे। क्रोमोसोम जब दोनों पोल की तरफ सेग्रीगेट हो गए तो टीलोफेज आएगा, यानी कि सारे के सारे ऑर्गेनेल जो डिसअपीयर हो गए थे वो रीअपीयर होंगे, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगा, गोल्गी एपरेटस आ जाएगा, सारी की सारी चीजें आ जाएगी। उसके बाद आपको साइटोकाइनेसिस मेडिएटेड होगा। साइटोकाइनेसिस क्या होगा, शुरू होगा। साइटोकाइनेसिस शुरू होने के बाद सेल जो होगा दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। हमने बताया कि ये पूरी की पूरी सेल साइकिल इज डेराइव्ड बाय टू की कंपोनेंट्स विच इज नोन एज साइक्लिन एंड CDK, यानी कि साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन है इसमें इन्वॉल्व सेल साइकिल में, जिसका नाम है साइक्लिन और CDK, यानी कि साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, जैसे कि हमने अभी पिछले स्लाइड में बताया था। लेकिन सबसे पहले ये समझने की जरूरत ये है कि साइक्लिन और CDK वर्क कैसे करता है, इनके वर्क करने की कोई खास स्ट्रैटेजी है। तो जैसे कि हम डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये है CDK, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। अभी ये फिलहाल इनएक्टिव है। यहाँ पे जैसे ही साइक्लिन आता है ये पार्शियली एक्टिव होता है। पार्शियली एक्टिव कहने का मतलब है कि पार्शियली एक्टिव होने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल चीज होता है वो होता है आपका टी लूप। ये टी लूप जो है वो ही इसको पार्शियली एक्टिव करता है, यानी कि फुल्ली एक्टिव होने से रोकता है। ये आपका साइक्लिन आ गया, इस पे ATP बाइंडेड है और एक्टिव साइट जो है उसको पार्शियली ऑक्युपाई किया जाता है इस टी लूप के द्वारा, एक्टिव साइट को, ठीक है। लेकिन इस टी लूप को अल्टर करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम की जरूरत पड़ती है, जिसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिन एक्टिवेटिंग काइनेज, CDK एक्टिवेटिंग काइनेज, यानी कि ये CDK को एक्टिवेट करता है। ध्यान से देखिएगा, CDK को एक्टिवेट करता है। कैसे करेगा, जैसे कि आप जानते हैं कि काइनेज नाम है तो ये क्या करता है, जहां भी काइनेज नाम हो वहां जानिए क्या करेगा, ऐड करेगा फॉस्फेट। किसके ऊपर, तो CDK के ऊपर। ये CDK का जो टी लूप होता है उसके ऊपर एक फॉस्फेट का ऐड करता है और इस फॉस्फेट के ऐड करने का नंबर है थ्रियोनिन 160। ये अमीनो एसिड का नंबर है। यहाँ पे ये क्या करता है, ये फॉस्फेट का एडिशन करता है। जैसे ही फॉस्फेट का टी लूप पे एडिशन हुआ ये क्या होगा, आप जानते हैं कि एक्टिवेटिंग फॉस्फेट है और ये फुल्ली एक्टिवेट हो जाएगा। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि दिस साइक्लिन CDK इज फुल्ली एक्टिव। ये क्या हो गया, ये पूरा का पूरा एक्टिव हो गया साइक्लिन CDK, यानी कि पूरी एक लाइन में कहें तो साइक्लिन और CDK को एक्टिव होने से टी लूप रोकता है और उस टी लूप को फॉस्फोराइलेट करने के लिए आता है CDK एक्टिवेटिंग काइनेज, जो कि टी लूप के थ्रियोनिन 160 पोजीशन पे फॉस्फोराइलेट करता है, जिससे ये टी लूप जो होता है वो एक्टिव साइट को से डिस्प्लेस हो जाता है और साइक्लिन CDK फुल्ली एक्टिव हो जाता है। अब बात करें कि कुछ ऐसे मेजर रेगुलेटरी प्रोटीन्स के बारे में, कुछ ऐसे मेजर सेल साइकिल रेगुलेटरी प्रोटीन्स के बारे में जो कि सेल साइकिल को डेराइव करते हैं। अब ये सेल साइकिल को डेराइव करने वाले कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, तो उनके कुछ जनरल नेम्स हैं और उनके कुछ फंक्शन या उनके ऊपर कमेंट्स हैं। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि प्रोटीन काइनेजेज, ये दो चीजें मेनली इन्वॉल्व हैं इस सेल साइकिल रेगुलेटरी प्रोटीन्स में, प्रोटीन काइनेजेज और प्रोटीन फॉस्फेटेजेज। ये दो चीजें जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि मॉडिफाई करता है CDK को कहीं से, ठीक है। अब देखिए कैसे है, कह रहा है कि CDK एक्टिवेटिंग काइनेज, अभी आपने देखा कि CDK को एक्टिवेट किया जाता है, यानी फॉस्फेट का ऐड होता है, तभी जाके CDK जो होता है वो साइक्लिन के लिए पार्शियली एक्टिव से फुल्ली एक्टिव कंडीशन में कन्वर्ट होता है, यानी कि ये क्या करता है, फॉस्फोराइलेट करता है CDK को एक्टिव साइट पे। ये समझ में आ गया। दूसरी जो प्रोटीन आती है, प्रोटीन काइनेज आता है, वो है B1 काइनेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है CSIR के पॉइंट ऑफ व्यू से और IIT JAM के पॉइंट ऑफ व्यू से। CSIR के पॉइंट ऑफ व्यू से और IIT JAM के भी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है कि B1 काइनेज जिस प्रोटीन का नाम है वो कहता है कि वो फॉस्फोराइलेट करता है किसके, इनहिबिटरी साइट ऑफ CDK।
सीडीके का जो इनहिबिटरी साइट है, सीडीके का जो इनहिबिटरी साइट है, जैसे कि मान लीजिए सीडीके का इनहिबिटरी साइट जो होता है वो यहाँ पे होता है, ये इनहिबिटरी साइट है, यहाँ पे ये फॉस्फेट का ऐड करता है। ये फॉस्फेट ऐड करने का दो पोजीशन होता है, थ्रियोनिन 15 एंड टायरोसिन 16। इन दोनों एमिनो एसिड के ऊपर ये फॉस्फेट को ऐड करेगा। और चूंकि आप जानते हैं ये इनहिबिटरी साइट है, ये क्या है, ये इनहिबिटरी साइट है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या होगा, इनहिबिटरी फॉस्फेट ऐड होगा और सीडीके इनएक्टिव हो जाएगा। यानी कि प्राइमरली इन्वॉल्व इन सप्रेसिंग सीडीके एक्टिविटी बिफोर माइटोसिस। माइटोसिस के पहले सीडीके को ये क्या करता है, सीडीके 1 को, स्पेशली सीडीके 1 को ये क्या करता है, B1 काइनेज इनएक्टिवेट करके रखता है। बस समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। कह रहा है कि CDC25 फॉस्फेटेज ये जस्ट उसके उल्टा काम करता है, यानी कि B1 काइनेज के जस्ट उल्टा काम कौन करता है, आपको CDC25 फॉस्फेटेज। और ध्यान से कह रहा है कि CDC25 फॉस्फेटेज क्या करता है कि ये रिमूव करता है उसी इनहिबिटरी फॉस्फेटेज को, फॉस्फेट को जो कि सीडीके पे ऐड हुआ है। ठीक है, ये इन दोनों को ये क्या करता है, रिमूव करता है। यानी कि सर आप कह रहे हैं कि थ्रियोनिन, अच्छा वो आपको ऊपर दिख नहीं रहा होगा, हम फिर से डायग्राम बना देते हैं। कहने का मतलब ये है कि सर आप ये कह रहे हैं कि ये जो इनहिबिटरी फॉस्फेट लगा हुआ है, ये थ्रियोनिन 15 और टायरोसिन 16 के ऊपर, कि इस पे जो इनहिबिटरी फॉस्फेट लगा हुआ है, दिस फॉस्फेट इज रिमूव्ड बाय CDC25 फॉस्फेटेज। CDC25 फॉस्फेटेज, ठीक है, ये इनहिबिटरी फॉस्फेट रिमूव किया जाता है। एक्चुअली ये जो CDC25 फॉस्फेटेज है वो CDC25A, B एंड C, ये तीनों के तीनों जो है होमोलॉग्स जो हैं, ये आपको मैमल्स के अंदर में मिलते हैं। और ये प्राइमरली इन्वॉल्व होते हैं CDK1 के एक्टिवेशन को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि B1 काइनेज इनएक्टिवेट करता है और CDC25 फॉस्फेटेज जो है उसको एक्टिवेट करता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब कहने का मतलब है कि सर ठीक है, ये तो आप कह रहे हैं कि एक्टिवेशन और इनएक्टिवेशन की बात। अब कुछ ऐसे भी प्रोटीन्स होते हैं जो कि CDK को कंप्लीटली इनएक्टिवेट करते हैं। कंप्लीटली इनएक्टिवेट करने का मतलब है कि दीज प्रोटीन्स आर प्राइमरली इन्वॉल्व इन द इनएक्टिवेशन ऑफ CDK प्रोटीन। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इनको और CDK इनहिबिटर प्रोटीन्स भी कहते हैं, या इनको CKIs भी बोलते हैं, CKIs। ठीक है, CDK इनहिबिटर। ठीक है, अब देखिएगा इसमें से जो पहला प्रोटीन की बात करते हैं हम, वो बात करते हैं SIC1 यानी कि बडिंग ईस्ट के बारे में। यानी कि बडिंग ईस्ट में SIC1 एक प्रोटीन होता है जो कि CDK को इनहिबिट करता है। सप्रेस CDK1 एक्टिविटी इन G1 फेज, ये G1 फेज में इनएक्टिवेट करता है। कैसे? फॉस्फोराइलेट करता है CDK1 एट द एंड ऑफ G1, ट्रिगर्स इट्स डिस्ट्रक्शन। ठीक है ना, ये क्या कहता है, G1 के एंड में क्या हो जाता है, इस SIC1 के द्वारा जो फॉस्फेट ऐड किया जाता है उसको डिग्रेड कर देता है और G1 से अगले फेज में एस फेज में ट्रांजिशन हो जाता है। लेकिन अगर बात करें P27 जीन के बारे में जो कि मैमल्स में मिलता है, ये सप्रेस करता है G1 SCDK को, SCDK एक्टिविटी को इन G1 फेज में। जानते हैं कि G1 SCDK जो है वो भी S फेज में आपको मिलता है। SCDK जो होता है वो भी S फेज में, G1 फेज में ही मिलता है। यानी कि सर आप मेरे को ये नहीं समझ में आया कि जब SCDK की बात कर रहे हैं तो ये तो S फेज में मिलना चाहिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, पॉइंट को आप बहुत ध्यान से याद रखिएगा कि ऑल दी CDKs आर सिंथेसाइज्ड इन G1 फेज। जितने भी CDKs होते हैं, चाहे वो CDK4/6 हो, 2 हो, 1 हो, ये सारे के सारे जो होते हैं वो आपको G1 फेज में ही सिंथेसाइज हो जाते हैं। एक ही बार इनकी सिंथेसिस हो जाती है और ये जैसे जैसे इनका फेज आते जाता है वैसे वैसे काम होते जाता है।
तो बात कर रहे थे P27 जीन की प्रोटीन के बारे में। तो ये सप्रेस करता है G1 SCDK को या SCDK को G1 फेज में। कैसे? कह रहे हैं कि हेल्प करता है, ट्रिगर हेल्प cells to withdraw from the cell cycle when they are terminally differentiated. Phosphorylates CDK2 triggers the ubiquitination। देखिए ये क्या करता है, जब टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल्स हों तो उसको वो चाहता है कि सेल साइकिल जो है वो क्या कर जाए, विड्रॉ कर जाए, मतलब सेल साइकिल नहीं हो, क्योंकि उसमें टर्मिनल डिफरेंशिएशन होने वाला है। ठीक है, अब कहने का मतलब फॉस्फोराइलेशन ऑफ CDK2 जो होता है वो ट्रिगर करता है, फॉस्फोराइलेशन बाय CDK2 ट्रिगर्स करता है यूबिक्विटिनाइजेशन बाय SCF प्रोटीन जो है वो यूबिक्विटिनाइजेशन करता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। अब देखिएगा कह रहे हैं कि P21 जो आपका प्रोटीन है वो क्या करता है, सप्रेस करता है G1 SCDK को। इन सब का प्रोटीन का और भी रोल हम रेगुलेशन में भी देखेंगे, वो पूरे अच्छे डिटेल में देखेंगे। पहले ये इन प्रोटीन्स के बारे में शॉर्ट में जान लेते हैं। P21 जीन प्रोटीन के बारे में बात करें तो ये सप्रेस करता है G1 SCDK को और SCDK को फॉलोइंग DNA डैमेज। जब DNA डैमेज हो तो P21 काम आएगा। जब सेल का टर्मिनल डिफरेंशिएशन हो रहा हो, तो P27 जीन प्रोटीन काम आएगा। बहुत ध्यान से ये याद रखिएगा। DNA डैमेज होगा, ये तो बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है CSIR का। तो उस समय P21 प्रोटीन आपको काम आएगा। अब कह रहा है कि P16 के बारे में कह रहा है सप्रेस करता है G1 SCDK को, G1 CDK को की एक्टिविटी को इन G1 फेज में। फ्रीक्वेंटली इनएक्टिवेटेड इन कैंसर्स के दौरान जो होता है वो P16 प्रोटीन जो होता है वो इनएक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, इसके कारण जो है वो सेल साइकिल जो होता है वो अनकंट्रोल्ड होने लगता है। यानी कि इनका काम था, P16 का काम था कि G1 CDK को रोक के रखना जब तक तैयारी पूरी नहीं हो जाती है। लेकिन तैयारी पूरी नहीं होने के बावजूद कैंसर में क्या होता है, अनकंट्रोल्ड डिफरेंशिएशन होता है। जब अनकंट्रोल्ड डिफरेंशिएशन होगा तो जाहिर सी बात है कि वो P16 से कंट्रोल खत्म हो गया। अब बात करते हैं कुछ यूबिक्विटिन लाइगेजेस के बारे में या उसके एक्टिवेटर्स के बारे में, यूबिक्विटिन लाइगेज और उसके एक्टिवेटर्स के बारे में। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, यूबिक्विटिन लाइगेज का काम क्या होता है, एक समझिएगा कि किसी भी प्रोटीन को अगर डिग्रेड करना है तो उस पर यूबिक्विटिन का टैग कर दीजिए। अब इस यूबिक्विटिन का टैगिंग दो तरीके से होता है। पहला टैगिंग जो होता है वो मोनो यूबिक्विटिनाइजेशन होता है और दूसरा जो होता है वो पॉली यूबिक्विटिनाइजेशन होता है। तो जब भी डिग्रेडेशन होता है तो पॉली यूबिक्विटिनाइजेशन होता है, यानी कि पॉली यूबिक्विटिन का टैग लगता है। अब जब पॉली यूबिक्विटिन का टैग लगता है कि वो प्रोटीन जो है वो फुल्ली डिग्रेड हो जाता है। अब ये समझ में आ गया यूबिक्विटिन लाइगेज का काम क्या है। इसको और भी जगह पे आप देखिएगा E3 यूबिक्विटिन लाइगेज कहते हैं, और भी बहुत सारे नाम होते हैं। अब E3 यूबिक्विटिन लाइगेज एक फैमिली है, उसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स आते हैं, जैसे कि आपको APC है या SCF है। ठीक है ना, SCF है, ये तीन अलग अलग नामों से मिलकर बना है, हम आपको बताएंगे। कहने का मतलब है कि APC जो है वो कैटालाइज करता है यूबिक्विटिनाइजेशन ऑफ रेगुलेटरी प्रोटीन्स involved primarily in exit from mitosis, including securin, S and M cyclin। ध्यान से सुनिएगा, कहने का मतलब है कि APC-C प्रोटीन जो है आपका वो यूबिक्विटिनाइजेशन करता है कब, जब माइटोसिस से हमको एग्जिट करना होगा, यानी कि मेटाफेज से एनाफेज ट्रांजिशन के समय भी काम करता है। ये सेक्यूरिन प्रोटीन को डिग्रेड करता है, ये कहीं भी एस साइक्लिन को डिग्रेड करता है, एन साइक्लिन को डिग्रेड करता है, या ये एपीसी का काम है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये साइक्लिन को डिग्रेड करता है, ना कि सीडीके को। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है सीएसआईआर का और आईआईटी जैम में भी। तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ये साइक्लिन को डिग्रेड करता है, उसमें भी एस साइक्लिन और एन साइक्लिन को। ठीक है, इसके साथ साथ और जिस प्रोटीन को डिग्रेड करता है उसको बोलते हैं सेक्यूरिन। ठीक है, लेकिन इसकी जो फंक्शन है वो रेगुलेटेड बाय द एसोसिएशन ऑफ एक्टिवेटिंग सब यूनिट CDC20 और CDH1, यानी कि ये APC-C जो होगा वो अकेले काम नहीं करेगा। इस APC का फुल फॉर्म है एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स / साइक्लोसोम। C का मतलब साइक्लोसोम, लेकिन ये अकेले नहीं काम करेगा। इसकी एक्टिवेटिंग सब यूनिट दो हैं, वो है
CDC20 एंड CDH1। ठीक है, अब बात करते हैं CDC20 क्या करता है। जब भी APC के साथ CDC20 बाइंड होगा तो क्या कहता है कि APC एक्टिवेटिंग सब यूनिट इन ऑल सेल्स, ठीक है ना। APC CDC20 जो होता है वो एक्टिवेटिंग, CDC20 जो होता है APC का एक्टिवेटिंग यूनिट होता है। APC का CDC20 एक्टिवेटिंग यूनिट होता है सारे के सारे सेल्स में, ये समझ में आया। ये ट्रिगर करता है इनिशियल एक्टिवेशन ऑफ CDC20 एट मेटाफेज टू एनाफेज ट्रांजिशन एंड स्टिमुलेटेड बाय MCDK एक्टिविटी। कहने का मतलब है कि जब मेटाफेज से एनाफेज ट्रांजिशन यानी कि आप माइटोसिस फेज में जब भी सेल साइकिल रहेगा तो क्या होगा कि M फेज उस समय बनता है। M फेज का एकदम बर्स्ट शुरू होता है, बहुत तेजी से M फेज का कंसंट्रेशन बढ़ता है, जिसके कारण क्या करता है कि वो APC CDC20 को एक्टिवेट करता है। अब ये APC CDC20 एक्टिवेट होता है तो सेल साइकिल को मेटाफेज से एनाफेज में ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि ये क्या करता है, सेक्यूरिन, कोहेसिन, इन सबको डिग्रेड करता है। एक मेनली सेक्यूरिन को डिग्रेड करता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, कोहेसिन को भी डिग्रेड करता है। अब क्या ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से, यानी कि मेटाफेज से एनाफेज ट्रांजिशन में आपको यहाँ पे APC CDC20 का बहुत बड़ा रोल है। यानी कि ये मेटाफेज टू एनाफेज ट्रांजिशन आपको करवाता है। अब बात आती है कि जब APC के साथ CDH1 के रूप में एक्टिवेटिंग यूनिट आए तब क्या होगा। कह रहा है कि APC के साथ जब भी CDH1 एक्टिवेटिंग यूनिट आएगा तो कह रहा है कि APC एक्टिवेटिंग सब यूनिट दैट मेंटेन्स APC एक्टिविटी आफ्टर एनाफेज थ्रू आउट G1 फेज एंड इनहिबिटेड बाय द साइक्लिन इनहिबिटेड बाय CDK एक्टिविटी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये APC CDC20 जो है वो मेटाफेज से एनाफेज के दौरान काम आएगा और APC CDH1 जो होगा वो एनाफेज के बाद काम आएगा। ठीक है, तो ये जो उसके बाद काम आता है, ठीक है ना, यानी कि ये एक्टिवेटिंग सब यूनिट जो होता है ये आपको मेटाफेज से एनाफेज के ट्रांजिशन के बाद काम आएगा, थ्रू आउट द G1 में काम आता है। लेकिन ये जो है इनहिबिट हो जाता है CDK की एक्टिविटी को। जैसे ही CDK की एक्टिविटी बढ़ेगी, G1 फेज में CDK सिंथेसाइज होंगे, वैसे ही ये इनएक्टिवेट हो जाएगा। यानी कि APC CDH1 जो है वो आपको जैसे ही G1 में CDKs बनेंगे वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि ये तो पहले APC जो है वो पहला है आपका यूबिक्यूटिन, दूसरा यूबिक्यूटिन जो है वो SCF है। इस SCF का फुल फॉर्म होता है, ये 3 प्रोटीन से मिलकर बना होता है, सेक्यूलिन, क्यूलिन और F-बॉक्स प्रोटीन। ये 3 प्रोटीन्स के मिलकर बना है, सिक्यूलिन, क्यूलिन एंड F-बॉक्स प्रोटीन। ठीक है, F-बॉक्स जो होता है वो एक्टिवेटिंग यूनिट होता है। ठीक है, अब कहता है कि कैटालाइजेज, ये क्या करता है, कैटालाइज करता है यूबिक्यूटिनाइजेशन ऑफ रेगुलेटरी प्रोटीन इन्वॉल्व इन G1 कंट्रोल। G1 के कंट्रोल में जितने भी रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं उनको कहीं ना कहीं ये यूबिक्यूटिनाइज करता है, इंक्लूडिंग सम CKI, मतलब कुछ इनहिबिटर्स को, CDK इनहिबिटर्स को भी ये डिग्रेड करता है, क्योंकि उनको हटाना है तो वो उनको भी डिग्रेड करता है। जैसे कि SIC1 के बारे में बात करें या P27 की बात करें। P27 क्या होता है, जब टर्मिनल डिफरेंशिएशन होता है तब काम आता है, लेकिन हमको टर्मिनल डिफरेंशिएशन नहीं होगा तो जब P27 जीन का इनएक्टिवेशन करना होगा तो उस समय काम आएगा SCF प्रोटीन। या इसके साथ साथ ये फॉस्फोराइलेशन ऑफ टारगेट प्रोटीन्स यूजुअली रिक्वायर फॉर दिस एक्टिविटी। टारगेट प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट करना होगा तब भी ये यूजुअली रिक्वायर होता है। तो ये जो टेबल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका जो प्रिपरेशन अगर आपने अभी अच्छे से कर लिया तो आपको सेल साइकिल रेगुलेशन जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसका उसका जो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उसमें आपको बहुत काम आएगा ये सारे की सारी प्रोटीन। ठीक है, अब बात आती है कि साइक्लिन CDK का एक्टिवेशन जो होता है वो M फेज में कैसे होता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको दिखा रहे हैं।
ये एम फेज के जो भी साइक्लिन और सीडीके हैं वो उनके बारे में बात हो रहा है। हम डायरेक्ट एम फेज के साइक्लिन और सीडीके की बात कर रहे हैं। ये है एम फेज का सीडीके, जिसको हम लोग बोलते हैं CDK1, ठीक है। और ये साइक्लिन बी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये है आपका एक्टिवेटिंग सब यूनिट, ये है आपका एक्टिवेटिंग सब यूनिट जिसपे आपका फॉस्फेट ऑलरेडी बाइंड रहा है। जैसे ही इस पे फॉस्फेट बाइंड रहेगा ये एक्टिव है। अब एक्टिव से इनएक्टिव का ट्रांजिशन और इनएक्टिव से फिर एक्टिव का ट्रांजिशन कैसे होता है ये बहुत अच्छे से समझिएगा। हमने बताया था कि B1 काइनेज जो प्रोटीन होता है वो क्या करता है, इनिबिटरी फॉस्फेट को ऐड करता है एट इनिबिटरी साइट पे, यानी कि इस साइट पे वो इनिबिटरी फॉस्फेट को ऐड करता है, जो कि साइट होता है थ्रेओनीन 15 टायरोसिन 16। ये इस पे फॉस्फेट का ऐड किया। जैसे ही यहाँ पे फॉस्फेट का एडिशन होगा, जैसे ही यहाँ पे फॉस्फेट का एडिशन होगा वो क्या हो जाएगा, वो इनएक्टिव हो जाएगा। क्यों? अभी यहाँ पे एक्टिवेटरी फॉस्फेट बाइंड है, उसके बावजूद की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक्टिवेटिंग फॉस्फेट बाइंड है, उसके बावजूद अगर इनहिबिटरी फॉस्फेट बाइंड हो गया तो वो पूरी की पूरी सब यूनिट जो होगी इनएक्टिव हो जाएगी। लेकिन सर बात तो ठीक है, आप कह रहे हैं कि इनएक्टिव हो जाएगी, लेकिन इनएक्टिव से फिर एक्टिव करने के लिए हमें क्या चाहिए? तो इनएक्टिव से एक्टिव करने के लिए हमें चाहिए CDC25 फॉस्फेटेज। क्या चाहिए? CDC25 फॉस्फेटेज। ये CDC25 फॉस्फेटेज जो होगा वो इस इनहिबिटरी फॉस्फेट को रिमूव करेगा। क्या करेगा? रिमूव करेगा बाई आप जानते हैं यहाँ लिखा हुआ है CDC25 फॉस्फेटेज, CDC25 फॉस्फेटेज, ठीक है। अब ये हो गया कि जैसे ही ये CDC25 फॉस्फेटेज आएगा इस फॉस्फेट को रिमूव कर दिया जाएगा। रिमूव होने के बाद फिर से वो एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। अब आता है कि P27 का काम क्या है। P27 कब फॉर्मेशन होता है? जब सेल का टर्मिनल डिफरेंशिएशन होता है, यानी कि सेल की प्रिपरेशन नहीं हुई है, सेल का अभी पूरा का पूरा प्रिपरेशन नहीं हुआ है, वो डिवाइड करने लायक नहीं है, तो उस समय P27 जो प्रोटीन होता है वो साइक्लिन CDK को इनहिबिट करता है, यानी कि ये एक तरह से CDK इनएक्टिवेटर है। CDK इनएक्टिवेटिंग काइनेज है, जिसको हम लोग बोलते हैं CDK इनहिबिटर, ठीक है। तो ये P27 प्रोटीन जो होता है वो जाके बाइंड कर जाता है, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है, इनएक्टिव कॉम्प्लेक्स, जिसको बोलते हैं P27 साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स। ये बोलते हैं P27 साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स। ये इनएक्टिव है, ये इनएक्टिव कॉम्प्लेक्स है। अगर एक्टिव की बात करें तो साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स इज एन एक्टिव फॉर्म। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं हम लोग। कहने का मतलब है कि कंट्रोल जो होता है, कंट्रोल ऑफ प्रोटियोलाइसिस बाय एपीसी काम कैसे करता है। तो ये देखिएगा एपीसी काम कैसे करता है, तो बहुत ही आसान है, बहुत अच्छे से समझिएगा। कह रहा है कि साइक्लिन और CDK जो है कैसे साइक्लिन को डिग्रेड करता है आपका एपीसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। ये CSIR में और IIT-JEM MSc एंट्रेंस में भी कई बार BHU वगैरह में पूछा जाता है। तो कहने का मतलब है कि ये है APCC, इसका एक्टिवेटिंग सब यूनिट जो होता है ये रेगुलेटरी सब यूनिट होता है, ये एक्टिवेटिंग सब यूनिट होता है। तो ये CDC20 जो होता है जैसे ही APC से बाइंड करता है ये APC एक्टिव हो जाता है। अकेले है तो ये इनएक्टिव है। जैसे ही ये एक्टिव हुआ APC CDC20, ये क्या करता है, साइक्लिन और CDK के ऊपर यूबिक्यूटिनाइजेशन करता है। मेनली साइक्लिन के ऊपर, मेनली नहीं, ओनली साइक्लिन के ऊपर, ओनली साइक्लिन के ऊपर यूबिक्यूटिनाइजेशन करता है। देखिए ये पोली यूबिक्यूटिन का टैग है, ठीक है। अब कह रहा है कि यूबिक्यूटिन जो है, ये देखिएगा यूबिक्यूटिन, इसके साथ साथ यूबिक्यूटिन आता है, चाहे वो E1 हो E2 हो, ठीक है ना। E1 और E2 को यूबिक्यूटिनाइजिंग एंजाइम्स बोलते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये यूबिक्यूटिन, पॉलीयूबिक्यूटिन का टैग लग जाता है साइक्लिन के बाद, साइक्लिन का, और उसके बाद डिग्रेडेशन ऑफ एम साइक्लिन हो जाता है, यानी कि एम साइक्लिन का डिग्रेडेशन हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ प्रोटियाजोम, ठीक है। क्या हो जाता है, प्रोटियाजोम के द्वारा ये डिग्रेड हो जाता है साइक्लिन,
और वो सेल वहीं पे अरेस्ट हो जाता है, या मेटाफेज से एनाफेज ट्रांजिशन के बाद इसका काम आता है, हमको ये साइक्लिंग के डिग्रेडेशन में काम आता है। अब बात आता है, हम लास्ट स्लाइड की अगर बात करें तो कंट्रोल ऑफ प्रोटियोलाइसिस बाय एचसीएफ। एचसीएफ के द्वारा कैसे ये प्रोटियोलाइसिस कंट्रोल होता है। हमने आपको बताया था कि एफबॉक्स प्रोटीन जो होता है वो उसका एक्टिवेटिंग सब यूनिट होता है। तो ठीक है, ये क्यूलिन प्रोटीन हो गया इसमें, ठीक है, और एक और प्रोटीन होता है जो एस से आता है, ठीक है। अब कह रहा है कि जैसे सीडीके इनहिबिटर्स जो होते हैं इनको क्या करना है, डिग्रेड करना है। तो सीडीके इनहिबिटर्स जो होंगे, सीडीके इनहिबिटर्स जो भी होंगे उनके ऊपर क्या करेगा, फॉस्फेट का एडिशन होगा, पहले काइनेज आएगा, फॉस्फेट का ऐड, मतलब चूंकि ये काइनेज आएगा इस पर फॉस्फेट का ऐड करेगा, और ये एचसीएफ जो होगा, एक्टिव एचसीएफ कॉम्प्लेक्स जो है, ये इस पे पॉलीयूबिक्यूटिन का टैग लगा देंगे, ये पॉलीयूबिक्यूटिन का टैग लगा देंगे, और ये भी सीकेआई यानी सीडीके इनहिबिटर जो होंगे वो प्रोटियासोम में डिग्रेड हो जाएंगे, यानी कि अब सीडीके जो है वो अब फर्दर इनएक्टिवेट नहीं रहेगा, यानी कि वो अब एक्टिवेट हो सकता है। तो इस तरीके से ये जो पूरी की पूरी लेक्चर थी हमारा वो है सेल साइकिल और उसके चेक पॉइंट्स के बारे में। हमने कुछ पॉइंट प्रोटीन्स के बारे में भी बताया। फिर अगला वीडियो जो होगा हमारा सेल साइकिल रेगुलेशन, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस पेशेंस के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।